अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने पर उसूली इत्तेफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी ने बाजी पलटने की तैयारी कर ली है और कहा जा रहा है कि ड्राइविंग सीट पर अब कोई टाइगर या फिर मतवाला नहीं बल्कि जियाला वज़ीर आज़म बैठेगा। इस हवाले से जो वर्किंग है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। जियाले अरकान असम्बली ऐवान सदर भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की कुर्सी ख़तरे में है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्तांबुल में शुरू हो चुका है और इस बार दोनों जानिब से वज़राए दिफ़ा शिरकत नहीं कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। बड़े दो टोक लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात से मामलात हल न हुए तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ खुली जंग होगी। हाँ, अगर हमारी शराइत जो हैं वो फ़ायदे में हुई तो फिर मुआहदा ज़रूर होगा। एक और मामला है खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के हवाले से, उसकी तश्कील के हवाले से, जो इमरान खान से मुलाकात न होने के सबब अब तक ये तश्कील रुकी हुई है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब आज से 2 रोज़ पहले कह रहे थे कि पीर या मंगल को वज़ीर आला की मुलाकात करवा दी जाएगी। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर ये करना इतना आसान था तो हुकूमत इसमें रुकावट डालती ही क्यों है? क्योंकि जुमेरात को अदालती हुक्म के बावजूद मिलने नहीं दिया गया था। बाज़ हुकूमती एक्शंस ऐसे होते हैं कि जिससे ये अपने मुखालिफिन को खुद फ़ायदा पहुँचाते हैं। खैर, पिछले रोज़ हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया, इसके सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हुकूमत ने दुरुस्त रास्ता इख्तियार नहीं किया, जिसके बाइस TLP पाबंदी के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। ये क्या माजरा है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद में इख्तियार वली खान साहब, शेर अफजल मरवत साहब, नईम हैदर पंजोदा साहब साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा कंवर दिलशाद साहब से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये सारी सिचुएशन हुई क्या है। कंवर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये फरमा दीजिए, सर, हुकूमत ने TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन किस सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद है और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ उसी सूरत में किसी जमात को डी-नोटिफाई कर सकती है कि जब आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी लगाई गई हो। कंवर साहब। अच्छा, आपका ये सवाल जो आ रहा है, ये मुझ पर सवाल कर रहे हैं, आपका सवाल है लब्बैक पार्टी के हवाले से आपको सवाल कर रहे हैं, तो उस पर मुझे आपकी बात समझ आई है, उसके मुताबिक मेरा जवाब तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हदायत जजमेंट नहीं आ जाती, फैसला नहीं आ जाता, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वफाकी हुकूमत के फैसले को तौसीक नहीं कर देती, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन किसी किस्म की भी कार्रवाई करने का मजाज नहीं है। उस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन ने देखना है आइन का आर्टिकल 17 सब सेक्शन 3। अब जितने भी एक्ट बने हैं दहशतगर्दी के एक्ट के तहत ये पार्टी जो है वो खिलाफ कानून करार दी गई है, दुरुस्त है जी। ये वफाकी हुकूमत की सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि किसी भी सियासी पार्टी का जब देखे कि कंडक्ट ठीक नहीं है या वो स्टेट के खिलाफ जा रही है तो उसको वो कानून करार दे सकती है। लेकिन यानी सर, ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पाबंदी लगाई गई है कंवर साहब, इसके बाद भी तहरीक लब्बैक इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है? नहीं, उसके बाद जैसे आपकी आवाज में समझ आ रही है उसके मुताबिक तो यही है ना कि बड़ा सिंपल सा मामला है। अब जितने ठीक है कि इस्लाह दहशतगर्दी के तहत वो पार्टी जो है वो खिलाफ कानून करार दी गई है, ये वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का ये सवाबदीदी इख्तियारात हैं बाकायदा उसके मुताबिक। लेकिन आइन में ये लिखा गया है, जो आर्टिकल 17 जो है, कि जो पार्टी जो वफाकी हुकूमत की सिफारिशात पर या उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर कालदम करार दी जाए तो उससे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 15 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस दाखिल करना लाजमी है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने आज सर, मुझे याद है 2021 में भी सर TLP पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अप्रैल में NA 249 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें TLP ने न सिर्फ हिस्सा लिया था बल्कि वोट्स की तादाद में भी वो तीसरे नंबर पर आए थे। यानी इस बार भी जो ज़िमनी इलेक्शन होगा उसमें TLP हिस्सा ले सकती है या लेगी सर इस पाबंदी के बाद भी? बात जो जैसे आपकी बात जिस तरह मुझे समझ आ रही है उसके मुताबिक तो मेरा जवाब यही है कि जनाब इमीडिएटली फौरी तौर पर 15 दिन के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दाखिल कराना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत का इतना मजबूत मौक़िफ़ है, इतने उनके पास सबूत मौजूद है कि वो 2021 में भी ये जमा जो थी
उसको भी इमरान खान की गवर्नमेंट ने खिलाफ कानून करार दिया था। दबाव पे आकर उस वक्त की हुकूमत ने, शेख रशीद थे वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये हकामात वापस ले लिए थे और उस जमात को दोबारा बहाल कर दिया था। तो ये तो उस वक्त की 2021 की बात मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन वो जमाना अब नहीं है, अब तो 2025 है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाएगा और तमाम जितने भी इसके माजी के जितने भी हैं, इनके खिलाफ कानून है, दहशतगर्दी है, मार जो लड़ाई, वो सारे केस सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएंगे। केस बहुत मजबूत है और उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान फैसले की तौसीक कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोर्ट दिलशाद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इख्तियार वली खान साहब साथ मौजूद हैं, नईम हैदर पंजोता साहब साथ मौजूद हैं और शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, जरा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, गुफ्तगू तो आपने सारी सुन ली है, क्या कहेंगे क्यों आर्टिकल 17 की बजाय इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये पाबंदी लगाई गई है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया किरण। मैंने कुंवर साहब की जो बात है, कुंवर दिलशाद साहब की, वो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जहां तक आपके सवाल का वो है तो मैं उस पर इतना ही कहूंगा कि जो टीएलपी की कार्रवाइयाँ थी वो पूरी कौम के सामने है कि टीएलपी की कोई कार्रवाई जो थी वो ऐसे नहीं लगती कि वो कोई पॉलिटिकल थी। मतलब असलहा लहरा के चलना, गोलियां चलाना, बंदों को मारना, तशद्दुद पुरतशद्दुद सियासत, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूर में इन चीजों का, इनकी कोई गुंजाइश है नहीं। तो वो चीजें जो है वो सारी प्रूवन है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में अगर आप जमहूरी जदोजहद करना चाहें तो उसकी तो मुकम्मल आजादी है, लेकिन अगर आप मुसल्लह जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं ना सर, कि आपने जो पाबंदी लगाई है, ये सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, वहां से इस पाबंदी की तौसीक होगी, उसके बाद फिर ये पाबंदी काबिल कबूल होगी, यानी फिर वो सियासी जमात नहीं रहेगी। तो सर आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा रहे, तो ये का इस्तेमाल क्यों किया गया है सर? क्योंकि इसके बाद भी वो ज़िमनी इलेक्शन में तो हिस्सा ले सकते हैं। चलिए आप देख लीजिए कि आगे ज़िमनी इलेक्शन आते हैं, उसमें वो हिस्सा लेते हैं या नहीं आते हैं, उसका बंदोबस्त कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत ने एक बार स्टेप उठा लिया है तो अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी होगा और वो पहुंच जाएगा। ये बात, और बंदोबस्त क्या किया जाएगा सर? जो भी अमली कानूनी इकदाम होंगे वो उठाए जाएंगे। आज तक तो इनके मुतालिक कोई बात नहीं कर सकता था, अगर कोई बात करता भी तो उनको जान की धमकियां मिलती थी और उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए थ्रेट किया जाता। अच्छा, एक और सवाल ये भी सर कि जब इस पाबंदी के फौरन बाद इख्तियार साहब, वजीर आला की और बाकी दीगर जो वज़रा वगैरह हैं, उनकी जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसकी स्क्रीनिंग का अमल शुरू हो गया है, तो ये स्क्रीनिंग टीएलपी की वजह से हो रहा है सर? उनकी सिक्योरिटी में कोई टीएलपी का हामी ना हो, इस वजह से हो रही है? नहीं, वो है कि ये एक रूटीन का मसला होता है, रूटीन चीजें होती है। और इसके अलावा दूसरे वैसे भी पाकिस्तान में जो आपने वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, तो उसमें आपको सारी चीजों को देखना पड़ता है। वो से दैट इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ टीएलपी, वो एक रूटीन की चेकिंग है। वो हर, क्योंकि 4-5 दिन पहले हमने ये सिलसिला देखा ना कि सोशल मीडिया के ऊपर मामला शुरू हो गए थे, कुछ लोगों की वीडियोस लगाई गई और फिर कहा गया कि फौरी तौर पर मरीम नवाज साहिबा और दीगर की सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी फौरन स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और फिर उसके बाद ये स्क्रीनिंग का अमल हमने देखा भी। तो आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि टीएलपी से कोई ताल्लुक नहीं है इस स्क्रीनिंग का? ये रूटीन मैटर है, मरीम नवाज की हो, प्राइम मिनिस्टर की हो, वफाकी वुज़रा की हो, गवर्नर्स की हो, ये हर 3-4 महीने बाद उसको रिव्यू किया जाता है। इट्स अ रूटीन मैटर। सही, ठीक। नईम साहब, ये फरमाइए, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इस पाबंदी की हिमायत कर रहे हैं, कुछ लोग इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, कुछ इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि आपके दौर में भी 2021 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, उसमें भी पाबंदी लग चुकी है। तो इस वक्त क्यों राय मुनक़सिम है, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया किरण नाज़ साहब, आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि टीएलपी के ऊपर उस वक्त जो पाबंदी का मामला था वो एक अलग तनाज़र के अंदर था, और जो उस वक्त का कंडक्ट था उनका, जिस तरह फ़लस्तीनी उस टाइम के जो सफ़ीर थे उनकी बेदखली की बात कर रहे थे, यानी रियासती मामलात इंटरनेशनल लेवल पर आपके जो लोगों के साथ, मुल्कों के साथ तल्लुकात होते हैं, आपके नेशनल लेवल पर जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोई भी जमात है जो
जी जी जी, जी। तो जो भी कोई जमात है वो या कोई भी ऐसा मामला जहाँ पर इस तरह की पाबंदी का मामला आता है, तो कोई जमात जो मुल्की सालमियत के मामले के ऊपर जो है वो ऐसा काम करे तो उस तनाज़र के अंदर जाकर ऐसे स्टेप लिए जाते हैं। लेकिन उस वक्त जो पाबंदी की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बढ़ी थी, जो ही इनके साथ बातचीत हुई उसके बाद मामला जो है ख़त्म हो गया, पाबंदी इनके ऊपर हट गई। वो पाबंदी अभी मुनक़सिम क्यों है? देखिए, अभी मामला ये है कि अभी फ़लस्तीन के हक़ में इन्होंने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें इन्होंने ना कोई गोली चलाई, ना इन्होंने किसी के ऊपर तशद्दुद किया, ना इन्होंने किसी के साथ कोई ज़्यादती की, ना इन्होंने किसी के साथ जुल्म किया, बल्कि इनके अपने लोग शहीद हुए। अभी तक साद रिजवी कहाँ हैं, उनके भाई अनस रिजवी कहाँ हैं? तो अब मामला ज़रा अलग है, क्योंकि उस वक्त मामला अलग था। अभी इनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं वो आप देखें कि मतलब दर्जनों के हिसाब से मुकदमात बनाए गए। कहाँ है इख्तियार वली साहब, कहाँ हैं साद रिजवी, अनस रिजवी? वो मेरे ख्याल में उसकी तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई थी कि उनके बंदे उनको छुड़ा कर ले गए थे। ये तो एक चीज रिकॉर्ड पे आ चुकी है, जहां तक मैंने पढ़ा सुना था। वो और उनके साथी जो थे, एक दो लोग, उनको छुड़ा के ले जाया गया, वो ले जा चुके थे, वो हुकूमत की कस्टडी में नहीं है। ये बात तो मेरे ख्याल में आज से 3 दिन पहले इसकी वजाहत आ गई थी। ठीक नहीं, देखें, मामला ये है कि जहाँ वजाहत की बात है, अगर देखें आप, तो जब वो गायब हुए उसके बाद फ़ौरन क्यों नहीं वजाहत आई? एक टाइम के लिए कहा गया कि साद रिजवी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, शायद फिर कहा गया कि शायद किसी की तहवील के अंदर है। इस वजह से क्योंकि जो आपके वक्त में लगी थी, उस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस थे वो आप समझते हैं कि वो दुरुस्त थे पाबंदी लगाने के लिए, और इस वक्त जो खत्म कर दी थी ना। देखिए, वो नहीं है। एक जमात अपने बैठ के उसने मामला तय कर लिया तो बात खत्म हो गई ना। मुआहदे हुए थे और दीगर वायदे हुए थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने ऐसा नहीं करेंगे नेक्स्ट। अभी भी अगर कोई ऐसा मामला है, पहली बात तो यह है कि जो उनके लोग शहीद हुए हैं वो पेश करें। उन्होंने रिटें फाइल की हाई कोर्ट के अंदर, रिट पिटीशन लेकर गए हुए हैं, उनके लोग बरामद करें, उनकी मैतें दें, वो दफनाएं। जो लोग उनके शहीद हुए हैं, जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग आपने गिरफ्तार किए हुए हैं, ये तो नहीं तरीका कार ना कि आप लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करें, उसके बाद उल्टा उनके ऊपर डाल दें कि ये इनके ऊपर पाबंदी लगाई। आगे बढ़ेंगे सर, मुझे ये बता दीजिए। जी जी, आप जुमला कंप्लीट कर लें। ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा ना, कि मतलब आपके दौर में पाबंदी लगती है तो वो हलाल है, अब अगर उन पे पाबंदी लगती है तो वो हराम है। आप करो तो वो ठीक है, हम करें तो वो गलत है। हालांकि एक्शन जो है वो एक ही है। आपकी आधी पार्टी से ज्यादा लोग कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं है ठीक। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे अब ये बता दीजिए, इससे पहले कि मैं नईम साहब की तरफ सवाल लेके जाऊं, आप मुझे बता दें, वो हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, मैं वाज़ेह कह रहा हूँ जी। अच्छा, आपकी पार्टी की पॉलिसी नहीं है ये, ठीक। सर मुझे ये फरमा दीजिए, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे पीर या मंगल को मुलाकात हो जाएगी वजीर आला की इमरान खान से, हो जाएगी सर? हालांकि मुलाकात का दिन नहीं है जी। मुलाकात जो है वो इनकी मुझे पहले से पता था कि हो जानी है, और वो हो जाएगी नेक्स्ट वीक जो है वो शायद पीर को, जहाँ तक मुझे मालूम है तो अगले वीक में इनकी मुलाकात हो जाएगी। और मैं तो खुद इस बात के बिल्कुल भी कभी भी मैं हक में नहीं रहा हूँ कि इनकी मुलाकात ना हो। मुलाकात अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। एक काबीना है, वो पहले भी बनी थी, अब भी बन जाएगी। एग्जैक्टली, ये सबका ही सवाल है। तमाम हुकूमती वज़रा यही बात करते हैं सर, जो आप बात कर रहे हैं। तो सर क्यों नहीं करवाई जाती, कैसे नहीं हो पाती मुलाकात? वो देखें, कानून भी एक चीज है, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीक़ेकार होता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। हालांकि इन्होंने ठीक ठाक उसको पॉलिटिकल स्टंट बनाया, मीडिया स्टंट बनाया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हुई। हालांकि आप लोगों ने भी तो अदालती अहकामात की वायलेशन की ना सर खुली। तो किरण, मैं वही कह रहा हूँ कि अदालत ने जो ऑर्डर कर दिया वो अभी टाइप भी नहीं हुआ था और ये मुलाकात के लिए पहुंच चुके थे। तो आपके पास कम से कम वो अपने ऑर्डर्स तो होने चाहिए। अगर कोई उसको फॉलो ना करे, कोई उस पे अमल दरामद ना करे, तो फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो भी नहीं है। अब वहां से आप सर ये अभी 2 रोज पहले का तो मामला नहीं है कि फिर वजीर आला को 20 मिनट का एहतजाज करना पड़ा। इख्तियार साहब, इससे पहले भी कई सारे लोग हैं, नोटिफिकेशन के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं होती। 6 महीनों में सिर्फ एक दफा जा सकूं, वो भी ट्रायल। इख्तियार साहब देखें, आपको किरण पता है कि इनकी मुलाकात का अपना एक तरीका होता है। कुछ जो है इनके सेक्रेटरी जनरल साहब लिस्ट बनाते हैं, फिर
इनके जो पार्टी के चेयरमैन हैं गौहर साहब, वो उसको अप्रूव करते हैं, फिर सुप्रीम जेल के पास ले जाती है, फिर इमरान खान साहब उसमें अपनी सिलेक्शन करते हैं कि मैंने इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना। एक तरीक़ेकार है। काफी सारे लोगों को माजी में इमरान खान ने डिलिबरेटली ना मिलकर उसका भी एक मीडिया स्टंट ही बनाया था। कई बार उन्होंने अलीमा खान से मिलने से इनकार कर दिया था और बाहर अलीमा खान कहती थी कि हाय हाय मैं तो आई हूँ, मेरी मुलाकात का दिन है, मेरा मुलाकात मेरी नहीं हो रही है। कई बार इस तरह ठीक नईम साहब, इसका ठीक अमीन गंडा, मुझे इस बात का जवाब लेने दीजिए। जी जी, ये कुछ लोगों ने बताया अभी। सर इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। अख्तियार वली साहब को जेल के अंदर नहीं होते कि इन्हें पता है कि इमरान खान साहब अपनी बहन से नहीं मिलना चाहते या अपने वज़ीर आला से नहीं मिलना चाहते या अमीन साहब से नहीं मिलना चाहते। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। किस शख्स को उन्होंने इनकार किया मिलने से, बताएं। शेर अफजल मरवत साहब, देखिए शेर अफजल मरवत साहब हिस्सा थे, उस वक्त उन्होंने बात बताई थी। देखें, एक शेर अफजल मरवत के हवाले से वो आपको पता है कि उसके मामला क्या है, उसके अलावा मुझे बता दें। ठीक है जी, किसी के हवाले से उन्होंने कभी एक नहीं बात की कि ये बंदा मुझे मिलना है। नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ बेंच, लार्जर बेंच बैठा और उन्होंने एक SOPs की जो एक बना हुआ था कि हर मंगल को, हर जुमरात को लिस्ट जाएगी, मंगल वकला मिलेंगे और जुमरात को तमाम रफ़का मिलेंगे, सियासी लोग मिलेंगे। उसके मुताबिक 1 साल से हम भिजवा रहे हैं, 1 साल से जुमरात को एक बंदे की मुलाकात मुझे दिखा दें और ये बताएं कि क्या 1 साल के अंदर इमरान खान साहब को जो हमने लिस्ट भिजवाई वो तमाम से नहीं मिलना चाहते। नंबर 3, ये तमाम केसेस इमरान खान से मुलाकात के रिलेटेड मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर चल रहे थे। उस दिन भी जो केस लगा उसके अंदर ये नहीं था कि वो मुलाकात के लिए कोई ज्यादा नजर आ रहा था, बल्कि ये था कि इमरान खान की जेल के अंदर गुफ्तगू है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और वो उन्होंने ऑर्डर के अंदर गुफ्तगू पे पाबंदी लगा दी है कि अब इमरान खान साहब से ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते। जो नवंबर का वो संजानी वाला सारा मामला हुआ था जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने सारे इंकशाफात किए कि किस किस की मीटिंग्स हुई, क्या क्या हुआ, कहां पर मामला फाइनलाइज हो रहे थे, वहां पर इख्तियार साहब आप भी उस प्रोग्राम का हिस्सा थे और आप उनकी बात की तायीद कर रहे थे। तो मैं ये सवाल जरा नईम साहब की तरफ लेके जाती हूँ। नईम साहब, आप बीबी के फोकल पर्सन भी रहे हैं, आप बताएं उस वक्त चल क्या रहा था? क्योंकि अली अमीन नहीं चाहते थे कि बुशरा साहिबा जो हैं वो जो आप लोग मार्च लेकर चल रहे थे या जो एहतजाज लेकर चल रहे थे उसे लीड करें नवंबर में, लेकिन बीबी साहिबा ने कारकुनान से खिताब भी किया और न सिर्फ खिताब किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक खान साहब खुद नहीं बता देते तब तक कि हमने वापस नहीं मुड़ना है। क्या हो रहा था? कौन सी मीटिंग्स हो रही थी? किससे? देखिए, मैं बड़ा जो मेरी खान साहब से गुफ्तगू हुई ना, उसके बाद मेरी मुलाकात हुई 2-4 दफ़ा और उसमें खान साहब ने कहा कि ये एक ट्रैप था। अगर हम ये कह लेते ना कि हम संजानी बैठते हैं तब भी इन्होंने ऐसा ही करना था, क्योंकि संजानी के ऊपर पहले बंदे के ऊपर गोली चल चुकी थी। उससे 1 दिन पहले, यानी जिस दिन ऑपरेशन हुआ उससे 1 दिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कसूरवार ठहराना कि बीबी साहिबा की गलती है जिसकी वजह से गोलियां चली हैं, गोलियां चलना दिखाएं किसी रियासत के अंदर जायज़ हो, पुरअमन शहरियों के ऊपर हम अगर इतने पुरतशद्दुद होते तो अपनी खवातीन, बहनें, बुजुर्ग, माएँ, बच्चे वो साथ लेकर आते थे। देखिए, मैं तो उस ना मीटिंग का हिस्सा था, ना शेर अफजल मरवत साहब उस मीटिंग के हिस्सा थे, ना ही कोई इस तरह की मेरी तक इत्तला पहुंची है कि खान साहब कोई वीडियो चाहते थे। हाँ, कुछ बातें चलती रही हैं यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जो स्टोरी सुनाई गई है कि इस तरह से हुआ, मैं नहीं। गौहर और बैरिस्टर सैफ के लिए कोई जहाज़ों का इंतजाम किया गया था? देखिए, ये तो वो खुद बता सकते हैं कि कोई जहाज पर गया था, मैंने तो इधर ही प्रोग्राम के अंदर ही सुना है। अदरवाइज देखिए साहब, आप बता दें, चले आपको सारा कुछ पता है। जब शेर अफजल मरवत बता रहे थे तो आप बार बार तौसीक कर रहे थे, तायीद कर रहे थे, आपको भी पता है सर। देखिए, ये मैं इनको कहता हूँ ना, खासकर वो लोग जो कहते हैं कि इमरान खान कोई डील नहीं कर रहा है, इमरान खान भाग नहीं रहा है, इमरान खान जो है वो डील चाहता नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है, वो डट के खड़ा है, वो लंबा होके खड़ा है। ये जो गुज़श्ता साल 24-25 नवंबर की बातें हैं, इमरान खान साहब तमाम डील के लिए तैयार थे। इनकी पार्टी के 2 लोग उसमें शामिल थे, एक बैरिस्टर साहब थे और एक बैरिस्टर सैफ के अलावा जो थे एक बैरिस्टर गौहर थे। हुकूमत की तरफ से 2 लोग शामिल थे और फिर उसमें 24 तारीख में जो बातें हुई, 25 तारीख को 5वां बंदा उसमें शेर अफजल मरवत था जिसने फिर उस कमेटी में इंटरवीन किया। हुकूमत की तरफ से कौन 2 लोग थे? 2 लोग थे उसमें, नाम बताने की क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए, लेकिन वो बातें हो रही थी कि या बनी सर वजन आ जाता है ना बात में। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ, लेकिन उसमें ये खान साहब जो थे वो इतने बेसब्रे हो रहे थे कि जब उनसे ये बात की गई कि 3 दिन बाद आपको शिफ्ट किया जाएगा, तो वो इतने उतावले उस मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब और राना सनाउल्लाह साहब थे।
शायद ऐसे आपने सुना होगा। तो खान साहब ने नहीं, कहा मैं तो कि आपसे 3 दिन कंफर्म बाद- करना चाह रही हूँ। अच्छा, बात तो सुन लेना। आप नाम से क्या ले रही है, आप बात तो सुन ले। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन जी। बाद क्यों, आज ही क्यों नहीं, और अगर आज ही नहीं तो कम से कम कल जो है तो मुझे शिफ्ट कर दिया जाए। तो इमरान खान साहब डील के लिए मुकम्मल तैयार थे। और उस वक्त उसके बाद जो फिर वाकया हुआ, रात को जहाज भी इनको दिया गया, वो रास्ते बंद थे, उसमें उन्होंने सफर भी किया, इनकी कमेटी के दोनों मेंबरान ने, और वो सारी चीजें तय भी हो गई थी। इमरान खान साहब अपनी वीडियो भी तैयार करने लगे थे, बयान करने लगे थे, रिकॉर्ड करने लगे थे। लेकिन उस वक्त फिर बैरिस्टर गौहर के पास अपना मोबाइल जी। था नहीं, फिर उस वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और उस वजह से फिर वो चीज रास्ते में रुक गई। और फिर हालांकि जेल के एक एहलकार ने अपना और मोबाइल इस फिर उस शायद- वीडियो में रिकॉर्डिंग क्या करनी थी? यही कि आप लोग धरना वापस खत्म चले कर दें, जाएं, इस तरह के पॉइंट्स। या आप धरना खत्म करें, या आप उधर संजानी पे बैठ जाएं, या उधर से आप पीसफुली वापस चले जाएं, इस तरह की बात थी। और खान साहब डील के लिए तैयार थे। जी। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि खान साहब की जी। जमानत लेने के लिए कोई मुल्क, कोई सियासी रहनुमा, कोई लोग ऐसे जमानत देने के लिए तैयार नहीं थे कि ये बंदा अनप्रिडिक्टेबल है, ये अपनी बात से मुकर जाएंगे। मीनवाइल फिर वो जी, जो रेंजर्स का वाकया हुआ, रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, तो वो सारी बात जो थी तो वो एक साइड पे रह गई। एक जवाब देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। पहले जरा शेर अफजल मरवत साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक जी। And this has been stated by Honorable शेर अफजल मरवत साहब, वो आपके सामने, आप उनसे अजीत सवाल कर सकती हैं। ठीक, शेर अफजल मरवत साहब ये बताइएगा, जितनी बात अभी इख्तियार वली साहब बता चुके हैं, नईम अदर साहब तो कह रहे हैं कि ऐसे मामलात नहीं थे, लेकिन आप क्योंकि वो 5वें शख्स थे, इन मीटिंग्स का हिस्सा थे, तो सर किन मामलात पे खान साहब माने थे, और फिर कहाँ जाकर मामला फाइनल हुआ नहीं था, और डील थी क्या? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, इसका आसान इलाज है कि राना सनाउल्लाह साहब, मोहसिन नकवी साहब, बैरिस्टर गौर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब मुझे बुला लें और कुरान पाक पे हाथ रख दें कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर ये सब लोग जो डिनाई कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। यानी कि ये बातें हम अपने आप से कनकाक कर रहे हैं, और क्यों करें। और आज तो पीटीआई के जो खुद साख्त तर्जमान बना हुआ है शहबाज गाल साहब, उसने भी जो है अपनी विलाग में इस चीज़ का इकरार किया है। उसने भी कहा है कि ये जेल में कैमरा, और ये पूरी स्टोरी जो मैंने सुनाई है, ये जो बातें हैं या अफवाम व तफहीम है, ये 4 दफ़ा कोशिशें हुई। और पीटीआई क्यों सर डील थी क्या? खान साहब वीडियो बना देते, उनके इसके एवज उनको मिलता क्या सर? नहीं, वीडियो तो उन्होंने बनानी थी वर्कर्स के लिए, कि वर्कर्स को ये कहना था कि उन्होंने संजानी पे ठहरना है, और संजानी से आगे नहीं जाना था। और जब तक खान साहब, यानी बावर या श्योरेंस ये दी गई कि 7 अयाम के अंदर खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा थ्रू कोर्ट, और जब तक वो रिहा ना हो, ये जो लोग काफिले आए हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, वो संजानी में ठहरे रहे। तो इसके अलावा खान साहब ने 2 और बातें की। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लाहौर के कोटलखपत जेल में कैद हैं लोग, वो भी रिहा होने चाहिए, इसके लिए भी बात हुई। और अलबत्ता मैंडेट की रिकवरी के लिए उन्होंने मतलब ये रखा कि इस पे बाद अज़ां और हुकूमत मान गई थी इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये हुकूमत और पीटीआई दोनों मान गए थे। ये मतलब ये मैंने बड़ी बात कही थी, कोई ये कह दे कि नहीं हुआ है तो बैरिस्टर गौर साहब को से कोई पूछ ले, बैरिस्टर सैफ साहब से पूछ ले, मोहसिन नकवी साहब से पूछ ले, अली अमीन खान गंडापुर से पूछ ले, कि अगर कोई झूठ बोले या गलत तौर पे गुमराह करे अवाम पाकिस्तान को। और फिर ये सब कुछ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वहाँ धरना खत्म नहीं हुआ और यहाँ पर रेंजर्स की जान चली गई सर, गाड़ी वाला वाकया हो गया। नहीं हुआ, ये 25 को रात को रेंजर्स पे एक मरी के एक नौजवान ने जो है वो गाड़ी भगा रहा था, एक्सीडेंटली 3 रेंजर जवान शहीद के बाद एक और वाक़े में 2 रेंजर नौजवान शहीद हुए। और यूँ ये स्पार्क हुआ रात को 9 बजे
10 बजे बैरिस्टर गौर को रसाई दी गई खान साहब की सेल तक, और वो सेल में अंदर गए तो पहले तो मॉडलिटीज़ पे जो है ज़रा थोड़ी डिफरेंसेस हुई। खान साहब ने कहा कि मैं लॉकअप की परली साइड पे जब इसमें लॉकअप नज़र आए, जिसमें उन्होंने कहा इससे तो और वर्कर बड़ा फरोख्ता हो जाएंगे। तो फिर खान साहब ने कहा बैरिस्टर गौर साहब को कि आप अपना मोबाइल जो है निकालें, तो वो जेल में नहीं था वो मोबाइल। तो फिर खान साहब ने कहा मैं इनके मोबाइल पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, ये इसको वीडियो को एडिट कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट डे 26 की सुबह 9 बजे इन्होंने आना था। बैरिस्टर गौर साहब ने जब रजू किया तो रात की जो डेवलपमेंट हुई थी, फिर पीटीआई के 2 वर्कर भी 26 चुंगी पे, ये 26 चुंगी का वाक़या भी हो चुका था। तो इस वजह से मूड नहीं बन रहा था, बिलखसूस गवर्नमेंट कह दे वो फिर जो है मज़ीद अफ़ाम तफ़हीम की तरफ नहीं जा रहे थे। और फिर बादिल नाख्वास्ता अली अमीन ख़ान उन काफ़िलों को 26 चुंगी से आगे लेकर कश्मीर हाईवे पे लाए। कश्मीर हाईवे पे जब ये पहुँचे तो मैंने वहाँ उनको ज्वाइन किया, एक ही गाड़ी में हमने ट्रैवल किया, मैंने अली अमीन ख़ान और उमर अयूब ख़ान ने। और इस दौरान ये दोबारा इन बातों की डिस्कशन भी हुई, लेकिन अली अमीन ख़ान को शायद थ्रेट दी जा चुकी थी कि अगर डी चौक पे आप पहुँचे तो गोली चलाई जाएगी। तो इन खदशात का उन्होंने इज़हार किया कि हम वर्कर्स को मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जिस पर मुझे ये बुशरा बीबी साहिबा को मालूम था कि खान साहब वीडियो रिकॉर्ड करवाने लगे और मामलात जो हैं वो अफ़हाम तफ़हीम की तरफ जा रहे हैं, ये बुशरा साहिबा को मालूम था? मालूम था, बैरिस्टर गौर साहब ने बताया था उनको। और फिर बैरिस्टर गौर साहब की 25 तारीख को जब इनसे मुलाकात इसलिए नहीं हो पा रही थी कि काफिले अटक के पास थे और मोटरवे और तमाम रास्ते बंद थे। तो बैरिस्टर सैफ और उसके बावजूद भी फिर वो आगे बढ़ी आपके मुताबिक अपना मोहसिन नकवी साहब ने मुझे क्विकली ब्रेक लेना है। बिल्कुल ठीक, आपकी पूरी बात आ गई सामने, क्योंकि नहीं करना चाह रहे थे सर, अगर क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकें, ब्रेक की कॉल दी जा रही है। देखिए मरवत साहब ने जो बातें की हैं ना, और अख्तियार वली साहब ने, मैं उसके अंदर एक नुक्ता रखना चाहता हूँ आपके सामने कि गौर साहब ने डेफिनेटली इनको बात की होगी कि इस तरह से अंदर बात हुई है कि हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और खान साहब नहीं माने। तो अगर बातचीत जो है वो खान साहब की हो चुकी थी तो मेरा ख्याल में कैमरे की वजह से तो डील नहीं रह सकती थी। वो कह रहे हैं ना कि वाकया हो गया था, उसके बाद फिर हुकूमत का मूड नहीं बना। मोबाइल की वजह से, मोबाइल तो गेट पर होगा ना गौर साहब का। दूसरी ये चीज है कि इमरान खान सर ब्रेक लेना है। जी चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अहम गुफ्तगू हो रही थी और अक्टूबर के एंड में फिर 26 नवंबर का तस्करा निकल आया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान में पुलिस हिरासत में तशद्दुद के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। इस हवाले से पंजाब और सिंध पुलिस अक्सर ख़बरों में रहती हैं। कल ही मैंने शो में पंजाब में CCD की मुबैना कार्रवाइयों के हवाले से सामने आने वाले इल्ज़ामात का जिक्र किया था। तो आज कुछ ऐसे ही मुबैना मावराए अदालत इक़दामात की जद में सिंध पुलिस है। सिंध पुलिस के अलग अलग बयानात और FIR ने इस मामले को मज़ीद मशकूक बना दिया है। 22 अक्टूबर को कराची में पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से 15 साला नौजवान इरफान जा भाग हुआ। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का बताना है कि पोस्टमार्टम के दौरान इरफान की लाश पर मुतअद्दिद ज़ख्मों के निशानात पाए गए हैं, ताहम मौत की असल वजह रिपोर्ट आने तक महफूज रखी गई है। दूसरी तरफ डॉन न्यूज़ के मुताबिक एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो का दावा है कि मुतवफ़ी को 3 दीगर अफराद के साथ डकैतियों में मुलव्वस होने के शुबे में हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद इस शख्स को बज़ाहिर दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो जा भाग हो गया। SIU हुकाम के हवाले से सामने आने वाली खबरों के मुताबिक पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि इरफान की मौत हार्ट अटैक से हुई है और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं है। लेकिन एडिशनल IG जावेद आलम ओडो के दावे के बरक्स मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स पर शाये होने वाली खबरों के मुताबिक SIU हुकाम का कहना है कि इरफान को हसास मकामात की तस्वीरें बनाने पर हिरासत में लिया गया था। अस्पताल में मरने के बाद जिस्म पर निशानात इसलिए पड़े कि कई घंटे तक लाश अस्पताल में रही।
और उसे कोई लेने नहीं आया। लेकिन फिर इस मामले का मुकदमा सरकार की मुद्दत में कत्ल खता के तौर पर दर्ज कर लिया गया। सदर थाने में SHO SIU की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक तफ्तीशी अफसरान ASI आबिद और सरफराज मुलजिम इरफान से तफ्तीश कर रहे थे कि अचानक मुलजिम की तबीयत ख़राब हो गई और वह बेहोश हो गया। मुलजिम को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुजाबर ना हो सका। 6 एहलकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमा मशकूक था। दूसरी तरफ नाज़रीन, इरफान के वरसा कत्ल का मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज करवाने के लिए लाश के हमरा सोराब गोट ईदी सर्द खाने के बाहर कुछ देर पहले तक धरना दिए बैठे थे। रिश्तेदार कह रहे थे कि इरफान भावलपुर का रहायशी है और कराची घूमने के लिए आया हुआ था। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में वर्षा मौजूद थे, लेकिन अब से कुछ लम्हात पहले यहाँ पर करवाया गया है पुलिस की जानिब से। तो जो लोग मौजूद हैं बता रहे हैं कि वो इरफान के मोहल्लेदार हैं, उनके पड़ोसी हैं। अजहर मेरे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कराची में आप उनके पड़ोसी हैं या, और साथ साथ अभी तक मालूम हो सका है कि पुलिस ने किस शुबे में इरफान और उसके दोस्तों को पकड़ा था, गिरफ्तार किया था? क्योंकि मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि डकैती के शुबे में गिरफ्तार किया गया था या असास मकामात की तस्वीर लेने पर इस बच्चे को गिरफ्तार किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बहुत शुक्रिया आपका, आपके तमाम दोस्तों का, साथियों का, मीडिया के दोस्तों का, जिन्होंने इस केस को हाईलाइट किया और इस बच्चे के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है उसके ऊपर आवाज़ उठाई। मैं आपको बता दूं, ये बच्चा मेरे गांव का है, अहमदपुर शर्किया का, बहावलपुर का। और ये बहावलपुर हमारा जो गांव है, ये वो गांव है जो इस वक्त सैलाब की तबाही की वजह से जो है वो बर्बाद है। और इस वक्त जो हमारा गांव है वो पूरा डूबा हुआ है, फसलें डूब गई, इस बच्चे का घर तबाह हो गया। और ये 4 दिन पहले बच्चा जो है ये कराची आया था सिर्फ ये ख्वाब लेके कि यहाँ अगर उसको कोई रोज़गार मिल जाएगा तो ये रोज़गार की तलाश में आया था, रोज़गार करेगा और अपने माँ बाप को सपोर्ट करेगा। यहाँ पर ये अपने 3 रिश्तेदारों के साथ जो है आयशा मंजिल के ऊपर इसने जो है वो नाश्ता किया है। और नाश्ता करके, ज़ाहिर है बच्चे हैं आजकल के, क्योंकि वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में कराची आया था, मासूम बच्चा, 9th क्लास का स्टूडेंट, वो यहाँ पर आके कोई वीडियो बना रहा था, कोई तस्वीर बना रहा था आयशा मंजिल पुल के नीचे। मुझे आप बताएं, मेरी बहन के पुल के नीचे कौन सा ऐसा हसास चीज़ लगी हुई कि जिसकी वो तस्वीर खींच रहा था और आपने उसको उठा के, उसके 3 साथियों को उठा के आपने आंखों में पट्टियां बांध दी, आपने उनके हाथ पैर बांध दिए और आप उनकी जो है वो अभी थोड़ी देर पहले तक आपका धरना यहाँ पर जारी था, ये धरना ख़त्म कर दिया है आप लोगों ने? जी मेरी बहन किरण, मेरी बहन, क्योंकि 4 दिन से ज़्यादा ये टाइम हो गया बच्चे की लाश को, और धरना अभी हमने ख़त्म किया है। इसकी वजह ये थी कि बच्चे की जो लाश है वो 4 दिन से ख़राब हो रही है। 2 दिन से तो हमने जो है वो ईदी सर्द खाने में रखी हुई थी, लेकिन क्योंकि पिछले 5 से 6 घंटे में किरण मेरी बहन हम लाश को रोड के ऊपर रख के बैठे हुए थे। यहाँ पर हमारे सिविल सोसाइटी के दोस्त भी थे, हमारी कम्युनिटी के लोग भी थे, हमारे इलाके के दोस्त भी थे, इनके अहला खाना का भी दोस्त थे। लेकिन इस वक्त जो लाश की सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं थी। अभी मेरी बहन, हम इस लाश को जो है वो इसको सर्द खाने लेके गए हैं, वहाँ पर हम इसका जो है वो सही तरीके से गुस्ल कराएंगे, इसको केमिकल लगाएंगे और अब यहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वहाँ पर इस लाश को जो है वो गाँव लेके जा रहे हैं। ये ऐसा जुल्म हुआ है पुलिस के साथ, इतना इन्होंने ज़्यादती की है इस मासूम बच्चे के साथ कि इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। जितना इसके बारे में हम एहतजाज करें वो कम है। और फिर पुलिस, आप देखें, मुझे बताइए, इरफान के साथ दो लड़के और भी मौजूद थे अजहर साहब, 2 बच्चे और भी मौजूद थे, 2 लड़के और भी मौजूद थे, वो क्या बता रहे हैं इस वाक़े के हवाले से? वो कहाँ हैं अभी? किरण मेरी बहन, इसके साथ जो है वो 3 बच्चे और थे। एक बच्चा जो है वो रिक्शा चलाता है, एक जो है वो मजदूरी करता है, एक जो है वो ठेला लगाता है। और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, तो मासूम बच्चे हैं। इनको सिर्फ वो वीडियो बनाने के ऊपर जो है वो पुलिस ने उठाया, तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी उन बच्चों की आंखों के सामने इसको मार दिया। और इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि बच्चा जब आखिरी सांसें ले रहा था, पानी मांग रहा था, इन जालिमों ने उनको पानी भी नहीं दिया। और जब वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया तो इसकी लाश की बेहुरमती करते रहे, इसकी लाश
को डंडे मारते रहे और फिर मुझे बताएं ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की पुलिसिंग है कि आप लाश को ले जाके जिन्ना अस्पताल में फेंक दिया। वो पूरी रात चली गई, वो पूरा दिन चला गया। हम हर थाने में जा रहे हैं, हर रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, हर दोस्त के पास जा रहे हैं, बच्चे के अगवा हो गए हैं, कहाँ गए। हम 24 घंटे से ज़्यादा बच्चों को हमें लग गया तलाश करने में और हमें रात को बताया गया कि जी आपका बच्चा जो है वो दिल का दौरा पड़ने से जो है वो जाँ भाग हो गया और उसकी लाश अस्पताल में पड़ी है। आप लोग जो अभी कुछ दिन पहले तक एहतजाज कर रहे थे, आप लोगों का कहना ये था कि जब वर्षा मौजूद हैं तो हमारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया जाए, लेकिन उसके बाद अब आप लोग एहतजाज खत्म करके चले गए हैं क्योंकि यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो क्या अभी भी आपका यही मुतालबा है कि वर्षा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो? हमने मेरी बहन कल रात को यहाँ पर जब हम बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के बाद यहाँ लेके आए थे ईदी सद खाने में, यहाँ हमने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पुलिस के आला काम ने हमसे ये वादा किया था कि GIT बन गई है, उसकी रिपोर्ट आ रही है, हम आप जैसे कहेंगे वैसे FIR करेंगे। जो एक्चुअल वकुआ हुआ है, जो GIT इसकी रिपोर्ट बना रही है उसके मुताबिक इसकी FIR होगी। हमने इनकी बात मानी और हमने लाश को हमने धरना ख़त्म किया और हमने लाश को जो है वो फिर से सद खाने में रख दिया। और जब सुबह हुई, हम सुबह से तो नहीं जा रहा फैमिली को? अजहर साहब, मेरी बहन, ये इससे बड़ा डराना और धमकाना क्या होगा कि आप यहाँ से लाश को लें और आप यहाँ से धरना ख़त्म करें। हम इसको देख लेंगे, हम इसको देख लेंगे। जो पुलिस की झूठी तसल्लियाँ हैं, ये झूठी तसल्लियाँ नहीं हैं, पुलिस की झूठी धमकियाँ हैं जो हमें मिल रही हैं, जो गुस्सा को मिल रही हैं कि आप यहाँ से धरना ख़त्म मामले को देखा जाए, बारीक बीनी के साथ देखा जाए और अगर कोई जुल्म हुआ है तो फिर इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। क्विकली नाज़रीन, प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट मैच हारे अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि इसी शिकस्त खुर्दा कौमी टेस्ट टीम के कप्तान यानी शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स बनाए जाने का ऐलान सुनने को मिला। कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स एक नया ओहदा है। BBC उर्दू के मुताबिक इस ओहदे की जिम्मेदारियां वही हैं जो पहले डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की हुआ करती थी और इसी वजह से ये भी सुनने में आ रहा है कि टेस्ट टीम कप्तान शान मसूद आइंदा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में गालिबन ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि हाजिर सर्विस कप्तान को PCB में भी कोई एक अहम ओहदा दे दिया गया हो। इस तैनाती पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे करते हुए एक साहब ने लिखा कि शान मसूद की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और ये तय करेंगे कि शान मसूद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए या नहीं। शान मसूद से मुतमईन ना होने पर शान मसूद को कप्तानी से हटा सकते हैं। इसी अनहोनी के दरमियान नाज़रीन, PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जारी इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार करते हुए एक तनाज़े में तब्दील हो चुके हैं और बात फ्रेंचाइज के लिए नए मालिक की तलाश करने तक पहुंच गई है। इसके अलावा PCB ने पिछले दिनों वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान को तब्दील करके शाहीन आफरीदी को वाइट बॉल टीम का कप्तान बना दिया है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और कहा है कि रिजवान को कप्तानी से हटाने के पीछे वजह मुबैना तौर पर जुए की कंपनी के इश्तिहार लगाने से इनकार है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ज़रा एक एक करके सारे मामलात का जायजा ले लेते हैं। नोमान साहब, मुझे ये फरमाइए, रिजवान को कप्तानी से हटाने की वजह क्या समझते हैं आप? एक दावा तो राशिद लतीफ़ साहब ने भी कर दिया है। इट इज़ वेरी क्लियर जी, राशिद लतीफ़ को आपको पूरा क्रेडेंस देनी पड़ेगी कि एक ऐसा आदमी जिसने अपना स्पेक्टेकुलर करियर जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया था जस्ट टू स्टैंड अप अगेंस्ट मैच फिक्सिंग करप्शन। और जहाँ तक ये मोहम्मद रिजवान का और बाबर आजम का ताल्लुक है, ये 2 बैड बॉयज़ थे ब्यूरोक्रेसी के, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी के, और बहुत सारे इन्होंने दुम पे पैर रख दिया था जब इन्होंने इनकार कर दिया था कि ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग के इश्तिहारात अपनी किट्स पे नहीं लगाएंगे। और यहाँ से आपके कुछ मीडिया हाउसेस हैं, कुछ फ्रेंचाइजेस हैं, इवन क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी जो है PCB की, उनके ये बैड बॉयज़ बन गए थे। रिजवान तो शायद कभी कप्तान बनते ना, ये तो गैरी कर्स्टन थे जिन्होंने 28 अक्टूबर 2024 को शायद इनको कप्तान बना दिया वनडे का, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीत गए, साउथ अफ्रीका में भी जीत गए। और उसके बाद ये वाहिद क्रिकेटर है, आप हैरान होंगे ये सुन के, कि जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया, क्योंकि इनका डिसेंट था कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में ये स्पिनर्स चाहते थे, राइटली सो, जो इनको नहीं दिए गए थे, और फिर बहुत बुरी परफॉर्मेंस हुई पाकिस्तान की। तो इनको जो हटाने का मसला है, या बाबर आजम जो एक रॉन्ग साइड पे आए थे,
वो इसी वजह से आए थे कि ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग के खिलाफ थे, और इन दोनों ने गालिबन सबसे ताकतवर शख्सियत को मिलके सरोगेट एडवर्टाइजिंग जो है वो बंद करा दी, बैन करा दी पाकिस्तान में, और जो कि बैन होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जहाँ पे गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। तो ये सूरत हाल है, और राशिद ने पूरा थ्रेड किया है। यानी आप भी सिर्फ यही वजह समझते हैं कैप्टनसी से हटाने की? देखें, एब्सोल्युटली सिंपल सी बात है, शाहीन शाह अफरीदी का कप्तान बनता था तो वो T20 इंटरनेशनल्स का बनता था। वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे इंजर्ड खिलाड़ी हैं जो रीगेन करें फिटनेस, जो कि माइक हैसन की फ्रेंचाइज के फेवरेट हैं, और उनको उन्होंने लेके आना है। और रिजवान को हमने इसलिए हटाना था बिकॉज रिजवान जो है वो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी के सामने झुकते नहीं है और यस सर नहीं है। ही वांट्स हिज ओन डिसीजन एंड ही वांट्स टू प्ले द वे ही वांट्स टू। तो वो ये रीजन है और ये क्लियर है। सही। अच्छा, शान मसूद के हवाले से भी जरा एक नया ओहदा हमारे सामने बाकायदा तौर पर इजाद हुआ है, कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स, और ऐसी खबरें हैं कि इन्हें जल्द फिर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बना दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? और नुमान भाई, आपका एक तजर्बा है, आपने कभी पहले देखा है इस तरह का कोई ओहदा? हाँ जी, ऐसा हुआ कि 1960-61 में फजल महमूद को इंडिया के टूर के बाद सैक कर दिया गया। वो आपके स्टार बॉलर थे, स्टार ऑलराउंडर थे। और 1960-61 में टेड डेक्स्टर जब एमसीसी पाकिस्तान लेके आए तो पाकिस्तान के स्पेयर हेड नहीं मिल रहे थे, और फजल महमूद उस वक्त सिटिंग सेलेक्टर थे नेशनल सिलेक्शन कमेटी के। तो उनको रिक्वेस्ट की गई कि वो एज ए प्लेयर फिर खेलें, और उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया व्हाइल ही वाज स्टिल द सिटिंग सेलेक्टर। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो हमें शराजा ही बिखरा हुआ है, हम मजाक बना के रखा हुआ है हमने, यहाँ पे हमेशा मतलब ही नहीं आता। और शान मसूद का मैं आपको क्लियर कर दूं, इनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ही बनाना था, और इन्होंने कहा कि जी मैं तो इंग्लैंड की सीरीज खेलना चाहता हूँ, टेस्ट मैचेस की। जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये एग्जैक्टली ये एक मजा का खेज चीज है कि वो अपने ही कॉन्ट्रैक्ट को, जिनको गलत आपने कैटेगरी डी में रखा हुआ है, बीइंग द कैप्टन, टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, वो असेसमेंट्स करेंगे प्लेयर अफेयर्स की। तो ये ओहदा जो है ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पे अभी किया गया है जब तक ये एक्टिव क्रिकेटर हैं। और मेरा ख्याल में इससे ज्यादा बेजार, और मैं तो खैर वो डिसेंट वर्ड यूज करता हूँ तो इसलिए मैं बेजार कह रहा हूँ, एक रेकलेस अनइमेजिनेटिव डिसीजन नहीं हो सकता। एंड दिस इज, ये ट्रेजेडी भी नहीं है, ये कॉमिक चीज है, मजाक है। तो मुझे ये फरमाइए कि जब एक खिलाड़ी खुद पीसीबी का एक ओहदेदार है तो फिर वो उससे कोई वो क्या करे, वो उनसे कोई जुर्रत ये कर सकता है सवाल करने की कि आप भाई क्या परफॉर्म कर रहे हो? नहीं, कोई भी नहीं करेगा जी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये रिडंडेंट टर्म हो चुकी है। आपने पीछे भी देखा, और मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेटर्स को यूज किया जाता है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कभी वकार यूनुस सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी एडवाइजर बन जाते हैं, कभी कोच बन जाते हैं। अभी आपने मेंटोर्स रखे थे, अभी सरफराज अहमद मेंटोर थे, फिर एडवाइजर बन के फिर वो एशिया कप में जा रहे थे एडवाइस करने, उसके बाद वो कराची से अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और यंगस्टर की जगह वो खेल रहे हैं अपना कोई फ्यूचर। सो ये तो अच्छा नुमान साहब, मैं जरा क्विकली, क्योंकि मुझे क्लोज करना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ मुल्तान सुल्तान वाला मामला भी डिस्कस कर लें। अली तरीन उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पीसीबी मुझे बुलाता 1 कप चाय और 3 बिस्किट्स के साथ और मुझसे बैठ के बात करता कि जो मैंने पीएसएल के ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे उस पर डिस्कशन करते। उसके बजाय मुझे भेज दिया गया एक नोटिस, वो उन्होंने बाकायदा फाड़ भी दिया और माफी भी नहीं मांगी। अब ये तनाजा इतना बढ़ गया है कि वो बाकायदा एक दूसरा मालिक तलाश करना शुरू कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा या बढ़ेगा आगे? मामला इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये 6 महीने क्यों चुप थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो तो क्रिटिसाइज कर रहे थे ओपनली। और जो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से क्लियर कर दूं कि पीसीबी ने 12 सितंबर 2025 को इनको लेटर ऑफ चार्ज भेजा। आप लेटर ऑफ चार्ज भेज रहे हैं और आपने उनको कभी भी हेयरिंग नहीं दी, कभी भी उनको तंबीह नहीं की, कभी राइटिंग आपने वार्निंग नहीं दी कि वो वायलेशन कर रहे हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट की पीएसएल के। अली तरीन ने 2 अक्टूबर को रिस्पॉन्ड कर दिया 2025 को, और पीसीबी चुप रहा, उसका रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि मिसलीड किया जर्नलिस्ट को और मीडिया को ये कह के कि हमने लेटर ऑफ टर्मिनेशन भेज दिया, वेयर लेटर ऑफ टर्मिनेशन नहीं भेजा गया था। और मुझे आप एक चीज बताएं कि 43 मिलियन US$ इन्वेस्ट कर चुकी है मुल्तान सुल्तान्स। उसके अलावा जो शॉकिंग है वो सबसे एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है 6.35 मिलियन US$ की।
2021 के चैंपियन है, 22, 23 और 24 में रनर्स अप है, फाइनल खेले, 7 बिलियन लगा चुके हैं अली तरीन, इन्वेस्ट कर चुके हैं लोधरा क्रिकेट एकेडमी मुल्तान सुल्तान तो जी क्रिकेट टीम में। डू यू रियली थिंक? अच्छा, ये वो दो चीजें मैं परफॉर्मेंस वैसे ही हमारी अच्छी नहीं है और फिर उसके बाद बोर्ड के इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो फिर ज्यादा तकलीफ हो रही होती है कि ना परफॉर्म कर रहे हैं और मामलात अच्छे से चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुमान नियाज़ साहब। आई एम सो सॉरी, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।